हेलो फ्रेंड्स, किटूज़ हैप्पी होम के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं तथा उनके जवाब क्या होंगे, और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बातें करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक सवाल भी दूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। आज का पहला सवाल है, हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है? ए. चेतन आनंद, बी. प्रकाश पादुकोण, सी. श्रीकांत किंदमी या डी. नंदू नाटेकर। द राइट आंसर इज डी. नंदू नाटेकर। भारत के पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया है। वे 88 साल के थे। नंदू भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता था। यह उपलब्धि उन्होंने साल 1956 ईस्वी में हासिल की थी। अपने बैडमिंटन कैरियर में नंदू नाटेकर ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। इसके अलावा उन्होंने 6 बार नेशनल चैंपियनशिप का खिताब भी जीता था। आज का दूसरा सवाल, गुजरात काडर के किस वरिष्ठ आईपीएस अफसर को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है? ए. मनु महाराज, बी. चंद्रभूषण सिंह, सी. राकेश अस्थाना या डी. अरविंद कुमार चौहान। द राइट आंसर इज सी. राकेश अस्थाना। गुजरात काडर के वरिष्ठ आईपीएस अफसर राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है। अस्थाना गुजरात कैडर के 1984 बैच के वरिष्ठ आईपीएस हैं। राकेश अस्थाना ने झारखंड के नेतरहाट विद्यालय से पढ़ाई की है। 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना ने मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद रांची के सेंटर जेवियर कॉलेज से पढ़ाई की थी। सीआईए और बीएसएफ के महानिदेशक रहे राकेश की गिनती 23 तरह अधिकारियों में होती है। राकेश अस्थाना ने चारा घोटाला मामले में लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। आज का तीसरा सवाल, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सोहरा में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया है? ए. अमित शाह, बी. राजनाथ सिंह, सी. अनुराग ठाकुर या डी. नितिन गडकरी। द राइट आंसर इज ए. अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 25 जुलाई 2021 को सोहरा में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया गया था। यह अभियान असम राइफल और मेघालय द्वारा चलाया जाएगा। वृक्षारोपण अभियान के लिए असम राइफल चेरापूंजी के पूरे इलाके को गोद लेगी। इस क्षेत्र के कुल भूमि क्षेत्रों का 80% और उससे अधिक लंबे समय तक पेड़ लगाने के लिए तैयार किया गया है, और शेष क्षेत्रों का उपयोग नर्सरी, सजावटी पौधों और पशु चारा के लिए किया जाएगा। इको टूरिज्म से राज्य के स्थानीय लोगों को भी लाभ होगी। आज का चौथा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ रेट को निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ए. 8.5%, बी. 9.5%, सी. 7.5% या डी. 6.5%। द राइट आंसर इज बी. 9.5%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ रेट को 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। इसकी बड़ी वजह कोविड-19 की दूसरी लहर से देश की आर्थिक स्थिति का बुरा प्रभाव पड़ना है। इससे पहले आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर 12.5% रहने का अनुमान जताया था। हालांकि अगले साल के लिए आईएमएफ ने देश की आर्थिक वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है। आज का पांचवा सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिप फॉर्म टैप योजना की शुरुआत की है? ए. उड़ीसा, बी. तमिलनाडु, सी. मध्य प्रदेश या डी. झारखंड। द राइट आंसर इज ए. उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनाकर ने 26 जुलाई 2021 को ड्रिप फॉर्म टैप योजना का शुभारंभ किया है। उड़ीसा का जगन्नाथ धाम यानी पुरी शहर के लोगों और दुनिया भर से यहां आने वाले पर्यटकों को अब शुद्ध पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा,
क्योंकि अब यहाँ के हर नल से उच्च गुणवत्ता वाला शुद्ध पेयजल मिलेगा। यह प्रोजेक्ट सुजल मिशन के तहत शुरू किया गया है। ड्रिंक फार्म टैप योजना का शुभारंभ होने के बाद पूरे शहर में हर नल से स्वच्छ जल की व्यवस्था करने वाली पूरे देश का पहला शहर बन गया है। आज का छठा सवाल, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली है? ए. बासवराव बोमई, बी. जगदीश शेट्टार, सी. लक्ष्मण सावदी या डी. प्रहलाद जोशी। द राइट आंसर इज ए. बासवराव बोमई। बासवराव बोमई कर्नाटक के नए सीएम बन गए हैं। बासवराव बोमई का जन्म 28 जनवरी 1960 को हुबली में हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री एस.आर. बोमई के पुत्र बासवराव कर्नाटक में भाजपा के बड़े नेता में शुमार हैं। उन्होंने भूमारादी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से 1982 में बीई की डिग्री ली है। वे कर्नाटक विधानसभा के 2004 से 2008 तक के सदस्य रहे हैं। आज का सातवां सवाल, यूनेस्को के किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ए. बिहार, बी. पंजाब, सी. तमिलनाडु या डी. गुजरात। द राइट आंसर इज डी. गुजरात। यूनेस्को ने गुजरात राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इस लिस्ट में शामिल होने की रेस में धोलावीरा के साथ ईरान से हवा रामन, जापान से जोमोन, जॉर्डन से एस सॉल्ट और फ्रांस से नाइस शामिल थे। इससे पहले तेलंगाना का काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इसे विश्व धरोहर के तौर पर जगह दी है। यह मंदिर 800 साल पुराना है, जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आज का आठवां सवाल, ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में निम्न में से किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? ए. निशिया मोमोजी, बी. मार्जरी गेस्टिंग, सी. रयासा लील या डी. फूना नकायामा। द राइट आंसर इज ए. निशिया मोमोजी। जापान की 13 साल की निशिया मोमोजी ओलंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की एथलीटों में से एक बन गई है। निशिया ने स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग कंपटीशन में ये कारनामा किया है। ओलंपिक के इतिहास में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड अमेरिका के गोताखोर मार्जरी गेस्टिंग के नाम दर्ज है। उन्होंने 1936 में ओलंपिक खेलों में 13 साल और 268 दिन की उम्र में गोल्ड मेडल जीत इतिहास रच दिया था। निशिया स्केटबोर्डिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। आज का 9वां सवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? ए. up.elots.in, बी. up.rozgar.in, सी. up.mygov.in, डी. up.digital.in। द राइट आंसर इज up.mygov.in। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में up.mygov.in पोर्टल लॉन्च किया है। यूपी सरकार ने यह घोषणा कारगिल विजय दिवस के दिन की। केंद्र सरकार में माईगॉव पोर्टल के 7 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी नाथ ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी नाथ ने कहा कि केंद्र सरकार के पोर्टल को 7 वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के नए पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इससे प्रदेश भी केंद्र सरकार के पोर्टल से जुड़ गया है। आज का 10वां सवाल, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ए. राहुल सचदेवा, बी. नासिर कमल, सी. मनोज कुमार या डी. प्रकाश अग्निहोत्री। द राइट आंसर इज बी. नासिर कमल।
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नासिर कमल को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नासिर कमल की नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो में महानिदेशक के पद पर नियुक्ति को 31 जुलाई 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल के लिए मंजूरी दी है। आज का 11वां सवाल, किस देश के प्रसिद्ध लोक गायक फ़कीर आलमगीर का हाल ही में निधन हो गया है? ए बांग्लादेश, बी भारत, सी भूटान या डी पाकिस्तान? द राइट आंसर इज ए बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक फ़कीर आलमगीर का कोविड-19 की जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। उनका जन्म 21 फरवरी 1950 को फरीदपुर में हुआ था। आलमगीर ने अपने संगीत कैरियर 1966 में शुरू किया था। गायक सांस्कृतिक संगठनों क्रांति शिल्प गोष्ठी और गण शिल्पी गोष्ठी के प्रमुख सदस्य रहे थे। आज का 12वां सवाल, इंडोनेशिया में निम्न में से किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म बनाने का काम सिंगापुर की सनशिप ग्रुप कंपनी को दिया गया है? ए सुलावेसी द्वीप, बी बॉटम द्वीप, सी सुमात्रा द्वीप या डी लॉम्बोक द्वीप? द राइट आंसर इज बी बॉटम द्वीप। इंडोनेशिया के बॉटम द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म बनाने का काम सिंगापुर की सनशिप ग्रुप कंपनी को दिया गया है। सनशिप ग्रुप का यह फ्लोटिंग सोलर फार्म इंडोनेशिया के बॉटम द्वीप में दुरियांकांग जलाशय पर लगभग 1600 हेक्टेयर में फैला होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म होगा। यह जलाशय पर एक सोलर फार्म को स्थापित करने से वाष्पीकरण को कम करने की एक अतिरिक्त लाभ भी मिलेगी। इसके साथ ही पानी की निकटता भी इस सोलर फार्म को कम तापमान पर संचालित करने में मदद करेगी। आज का 13वां सवाल, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? ए 7, बी 5, सी 10 या डी 4? द राइट आंसर इज डी 4। टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। वे खेल हैं कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। इसके अलावा 13 साल बाद बेसबॉल की वापसी हुई है। मार्शल आर्ट 1970 के दशक से ओलंपिक समावेश के लिए एक उम्मीदवार रहा है, लेकिन आयोजक इस खेल को स्वीकार करने के लिए कभी भी सहमत नहीं हुए। स्केटबोर्ड की शुरुआत आयोजकों द्वारा युवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए की गई थी। आज का 14वां सवाल, किस देश के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है? ए नेपाल, बी जापान, सी चीन या डी रूस? द राइट आंसर इज सी चीन। चीनी सरकार के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यह रिएक्टर यूरेनियम की बजाय तरल थोडियम पर चलेगा और पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक सुरक्षित होने की उम्मीद है। थोडियम एक रेडियोधर्मी धातु है। यह यूरेनियम की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में और काफ़ी सस्ता है। आज का 15वां सवाल, किस देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति के सैयद ने सांसद भंग कर प्रधानमंत्री हिचेम मेचीची को उसके पद से बर्खास्त कर दिया है? ए मिस्र, बी मॉस्को, सी सूडान या डी ट्यूनीसिया? द राइट आंसर इज डी ट्यूनीसिया। ट्यूनीसिया में लोकतंत्र मौजूदा समय के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। यहाँ राष्ट्रपति के सैयद ने देश की मौजूदा सरकार के साथ प्रधानमंत्री हिचेम मेचीची को भी बर्खास्त कर दिया है। साथ ही उन्होंने सेना की मदद से संसद को भंग कर सांसदों के सभी अधिकारों को भी समाप्त कर दिया है। दरअसल देश की सरकार
कोरोना वायरस महामारी से निपटने और अर्थव्यवस्था का ठीक से संचालन करने में सक्षम नहीं थी, जिसके चलते देश के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसके बाद स्थिति काबू से बाहर होते देख राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया है। आज का आखिरी सवाल आप सभी के लिए। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज का प्रश्न है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए 10 जनवरी, बी 12 मार्च, सी 28 जुलाई या डी 20 अप्रैल। आप जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दें, मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगी। करंट अफेयर के पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। वह सवाल था, विश्व मस्तिष्क दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन था 22 जुलाई, 15 मार्च, 20 अप्रैल और 22 अगस्त। इसका सही जवाब होगा 22 जुलाई। 22 जुलाई विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। आशा करती हूँ कि मेरे सभी दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ जो मेरे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर करें मेरी वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।